कल हम लोगों ने बैलेंस शीट वगैरह देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरे बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर कौन कौन से अकाउंट के अंदर या कौन कौन से हेडिंग के अंदर कौन कौन से आइटम आ सकते हैं उस पर डिस्कशन किया। आज अपन क्या करने वाले हैं, रिवेन्यू स्टेटमेंट देखेंगे। रिवेन्यू स्टेटमेंट में क्या है, बेसिकली कुछ कम आइटम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम आइटम्स एज कंपेयर टू बैलेंस शीट। तो किसी भी रेवेन्यू स्टेटमेंट एक तरीके का आपका ट्रेडिंग और पीएनएल का ही एक मॉडिफिकेशन फॉर्मेट होगा, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या। तो कभी भी याद रखो, जब हम बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की, जिसको हम सिंपल भाषा में इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसे हम रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फंडा इस्तेमाल होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का। जितनी भी इनकम होगी उसको हम ऐड करेंगे और जितनी भी एक्सपेंडिचर होगी उसे हम माइनस करेंगे। तो किसी भी तरीके की कंपनी के अंदर सबसे पहला और सबसे मेजॉरिटी इनकम का आइटम होता है, दैट इज सेल्स। क्या होता है, सेल्स, जिसे हम यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, हम लोग आज क्या डिस्कस करें, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं। तो अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन सा आइटम्स आएगा, तो सबसे मेजॉरिटी आइटम्स आपको क्या रहेगा, सेल्स। अब आपने वो सेल्स कोई भी प्रोडक्ट किया हो, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विसेज हो, डजेंट मैटर। अगर आपने माल बेचा है तो आपको पैसा आएगा। अगर आपको पैसा आएगा तो उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे। इसलिए यहाँ पे सेल्स। अब सेल्स में आपका गुड्स भी हो सकता है और आपकी सर्विसेज भी हो सकती है। इसके अलावा आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में शायद ही कोई चीज़ दी जाएगी। अगर आप उसके बाद फॉर्मेट में आओगे तो सेकेंड आइटम आपको देखने के लिए मिलेगा अदर इनकम। दिख रहा है, अदर इनकम मतलब क्या, अदर देन सेल्स आपको क्या पैसा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, है ना। तो ये जो आइटम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आइटम्स आपको क्या रहेंगे, अदर इनकम का हिस्सा रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, क्लियर है। या हमने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदा, उस कंपनी ने हमें क्या किया, डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड रिसीव। या किसी भी तरीके का एनी इनकम मिल रहा है तो वो कहां पर चला जाएगा सर, अदर इनकम में। यस और नो, डाउट है क्या। तो इनकम दो तरीके से डिवाइड है, एक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक ही आइटम आता है, दैट इज सेल्स। इसके अलावा अदर इनकम के अंदर जो भी पैसा हमें मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, जो भी मिलेगा वो सारे इनकम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेंगे, अदर इनकम। क्लियर है। अब आ जाओ आप एक्सपेंसेस के, इसमें दिख रहा है आपको, एक्सपेंसेस में सबसे पहला आइटम आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब वहां पर एक वर्ड दिया है मटेरियल, क्या दिया है, मटेरियल। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, मटेरियल के बारे में बात करेंगे। क्लियर है क्या। तो जितने भी, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले थर्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो हम लोग सब मटेरियल के बारे में यहां पर बात करेंगे। जैसे तो मटेरियल में हम परचेस करते थे कि नहीं करते थे, याद है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड याद है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अंदर क्या आता था, परचेज। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट याद करो, उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न होगा तो कहाँ आएगा, इधर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसी तरीके से परचेस या परचेस से जुड़ा हुआ कोई भी आइटम रहेगा तो वो कहाँ पर आएगा, आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, add any expense incurred on raw material। यानी अगर रॉ मटेरियल के ऊपर कोई भी खर्चा वगैरह किया है तो वो भी किधर आ जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आ जाएगा। यस और नो, हाँ है ना। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर फिलहाल हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। क्यों पता है, क्योंकि उसके नेक्स्ट हेडिंग देखो, आपको देखने के लिए मिल रहा है वहां पर
देखो क्या हेडिंग है नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। वहां पे क्लियरली बोला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो जो परचेज है वो डायरेक्टली परचेज वहां पे जाएगा, यानी जो भी स्टॉक मैंने परचेज किया है, मैं रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं, स्टॉक इन ट्रेड की बात कर रहा हूं। तो वो स्टॉक इन ट्रेड का डायरेक्टली जो परचेज रहेगा वो कहां पर जाएगा, डायरेक्टली हेडिंग के अंदर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग क्या बोलता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। दिख रहा है, चेंजेस इन इन्वेंटरीज। इन्वेंट्री समझते हैं ना क्या सर, क्या स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलते थे ना हम लोग। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आता था, एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरी तरफ बैलेंस शीट असेट साइड। तो यहां पर हमें क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में डिफिकल्टी रहेगी, चेंज तो होगा ना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। मान लो मेरा ओपनिंग स्टॉक 50,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 60 है, तो चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री। इसमें ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक करना है, क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। या मालूम है ना, याद है मैंने तुम लोगों को कुछ और चीजें भी बताई थी जब मैंने स्टॉक डिस्कस किया था। स्टॉक कितने तरीके के होते हैं, तीन, एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा फिनिश गुड्स और तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस। याद है, तो उसमें से अगर कोई भी आ गया तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। इसी तरीके से क्या करना है, एडजस्ट। नेक्स्ट आइटम पे आ जाओ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या आ गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब यहां पे नाम से पता चलना चाहिए सर, क्या, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हम क्या दे रहे हैं, बेनिफिट। एम्प्लॉय को सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता पता है, सैलरी का और वेजेस का। सैलरी दिया किसको दोगे, एम्प्लॉय को दोगे, वेजेस किसको दोगे, एम्प्लॉय को देंगे। इसके अलावा एम्प्लॉय को और क्या क्या दे सकते हैं, याद करो सैलरी चैप्टर। एम्प्लॉय को आपने ग्रेच्युटी दिया, पेंशन दिया, लीव सैलरी दिया, बोनस दिया, कुछ भी दिया, तो एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट दिया वो सब किधर आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है ना, तो या ऐसा लिख देता हूं, एनी बेनिफिट। एम्प्लॉय के ऊपर अगर आपने कोई भी 1 रुपया भी खर्चा किया है या वो एम्प्लॉय के हिस्से का है तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के अंदर ही जाएगा। समझ में आ रही बात, है ना। तो एम्प्लॉय का नाम आ गया, चाहे इंटरेस्ट ऑन एफडी हो या इंटरेस्ट ऑन पीएफ हो, वो सब भी किधर आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट में। नेक्स्ट आइटम क्या बोलता है, फाइनेंस कॉस्ट। क्या बोलता है सर, नाम से पता चलना चाहिए, क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस पता है क्या होता है ना, आपने बिजनेस चलाने के लिए लोन वगैरह ले लिया, क्या ले लिया, लोन। अब वो लोन लेने के बाद आपको उसका इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके का अगर आपने इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यस और नो, तो इस तरीके के फाइनेंशियल कॉस्ट, या आपने समझ लो बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको डिस्काउंटिंग पे दे दिया, वो खर्चा अलग तो लगने वाला है ना, तो वो सारे तरीके के फाइनेंसिंग कॉस्ट कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर, जिसको हम लोग फाइनेंस चार्जेस भी बोलते हैं, फाइनेंस चार्जेस। तो ये सब प्लस माइनस करके आपको क्या मिलता है, फाइनेंस कॉस्ट मिलता है। यस और नो। नेक्स्ट आइटम बोलो, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन हेडिंग से मालूम पड़ना चाहिए, जितना भी असेट होगा उस असेट का डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब राइट ऑफ अगला पार्ट रहता है ना, राइट ऑफ गुडविल वगैरह, वो भी आप यहाँ पर ही शोकेस करने वाले हो। क्लियर है। नेक्स्ट आइटम पे आओ, जिसका कोई नहीं उसका क्या होगा, अदर एक्सपेंसेस। अब आपने ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस देखोगे जो यहाँ कहीं पर भी दिया है, जैसे सेल्समैन सैलरी, तो सर सैलरी तो एम्प्लॉय में आ गया, सेल्समैन कमीशन एम्प्लॉय में आ गया, है ना, बट एडवर्टाइजमेंट अदर एक्सपेंस, कैरीज आउटवर्ड अदर एक्सपेंस। समझा।
एडवर्टाइजमेंट, कैरीज आउटवर्ड, और बोलो कौन कौन सा, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, और बोलो और कुछ आइटम्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और बोलो, समझा? यानी जो आइटम्स कहीं नहीं आएगा वो कहां पर आएगा, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। क्लियर है? अब अदर इतना करने का आप लोग टोटल मारोगे तो एक्सपेंस का टोटल हो गया। अब आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जो भी इनकम का है उसको टोटल किया, उसमें से एक्सपेंस का टोटल को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स पेड कर दो, क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सिर्फ इतने ही आइटम शोकेस करने के लिए, देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट हम लोगों ने कल दिया था। बैलेंस शीट के अंदर हम लोगों को सबसे मेजॉरिटी आइटम्स क्या थे, शेयर कैपिटल था, जिसके अंदर हमको दो तरीके से करना है, ऑथराइज में इक्विटी और प्रेफरेंस। जब हम लोग इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप में जाके वहां पर भी ऑथराइज क्या देखना है, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप के अंदर भी इक्विटी और प्रेफरेंस इलैबोरेट करना है विद नंबर ऑफ शेयर्स एंड नंबर ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या देखा था, जो डिबेंचर वाला पार्ट है, डिबेंचर या पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ गया। उसका लॉन्ग टर्म प्रोविजन यानी जो एम्प्लॉय से रिलेटेड प्रोविजन होते हैं, एम्प्लॉय को जो हम बेनिफिट देते हैं फ्यूचर में, उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डालते हैं। फिर हम करंट लायबिलिटी की तरफ आ गए थे, उसमें था सबसे पहला ट्रेड पेबल, जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल आया था। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग था, यानी अगर पैसा हमने लिया फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ट्रेड, क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आया था। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स देखने के लिए मिला था। ये हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी वाला पार्ट हो चुका था। असेट में आ गए, असेट में नॉन करंट असेट में दो तरीके के थे, एक तो फिक्स असेट, फिक्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल। उसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए था। फिर करंट लायबिलिटी, करंट असेट की तरफ आ गए तो उसमें पहला था इन्वेंट्री, जिसमें हम लोग ने स्टॉक लिखा था। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल रिसीवेबल था। सीएनसी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस था, है ना। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस में एडवांस टैक्स हमारा मेन आइटम था, है ना। तो ये आइटम्स हमारे क्या होगा, बेसिकली ऐसे आइटम्स होगा जो हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसी का यानी कंपनी फाइनल अकाउंट में सबसे पहले तवज्जो दी जाती है बैलेंस शीट को, और बैलेंस शीट बनाने के बाद यानी उसके नीचे जो समराइजेशन होता है, समराइजेशन होने के बाद हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस यानी जिसको हम रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं, यानी पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है और उसके बाद रेवेन्यू का फॉर्मेट बनता है। लेकिन जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की बात आएगी तो सारे नोट्स टू अकाउंट एक दूसरे के क्या रहेंगे, कंटिन्यूएशन में रहेगा। यानी बैलेंस शीट का जो नोट्स टू अकाउंट जहाँ पे खत्म होगा उसी के नीचे बैलेंस शीट रेवेन्यू स्टेटमेंट का नोट्स टू अकाउंट्स भी चालू होगा। और जैसा हमने 11th 12th FY SY में सीखा कि हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे, दो। अब यहाँ पर जो कंपनी फाइनल अकाउंट करोगे ना, उसके बैलेंस एडजस्टमेंट के अंदर है ना, मेजॉरिटी आइटम आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी। क्या रहेगी, इंफॉर्मेशन। यानी वो एडजस्टमेंट है ही नहीं, वो सिर्फ क्या है, जानकारी है। उस जानकारी के हिसाब से आपको अमाउंट क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, दैट्स इट। समझा? तो एडजस्टमेंट जैसा कुछ उसमें ज्यादा देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या, है ना। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स या कौन कौन सी हेडिंग में कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं वो देखा। चलो